हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विथ आशुतोष। आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में, जिसका उद्देश्य आपके जीके जीएस को बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा करना है। इस पूरे के पूरे सेशन में हम लोग 25 प्रश्नों को कर रहे होंगे। 25 प्रश्न लिखित में होंगे, पर 25 में से 75 निकाल के हम दे रहे होंगे। इस पूरे सेशन को हम 10 से 15 मिनट में कर रहे होंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए और आपके पास टाइम बचे और आपके रिवीजन बहुत ही अच्छा से होने पाए। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से होंगे? तो आपके प्रीवियस ईयर से होंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी से लेकर स्टेट एग्जाम, जिसमें भी जीके आता है, तो उसके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पूरे के पूरे सीरीज को। और हमारा टाइम क्या है? मंडे टू फ्राइडे हर सुबह 10 बजे हम लेके आते हैं आपके लिए टॉनिक पैच, जो कि आपके जीके जीएस के हर एक कमजोरी को दूर करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस पूरे के पूरे सेशन को, और एक सलूट के साथ और जय हिंद जय भारत के नाम से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने नेशनल मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM नामक एक नई केंद्र क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है, जो डैश क्रांति से जुड़ी है। और आपके ऑप्शन है: ए स्वादिष्ट क्रांति, बी मिठाई क्रांति, सी शहद क्रांति, या डी स्वर्ण क्रांति। और आपका उत्तर होगा बी मिठाई क्रांति, यानी मीठा क्रांति। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में 2 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरुआत किया है, जिसका NBHM शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये किससे जुड़ी है? तो मीठी क्रांति से इसका रिलेशन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, डैश उच्च ऊंचाई 12,000 मीटर से ऊपर की एक स्किन बेल्ट है, जो क्षोभ मंडल में पश्चिमी हवाएं चलती है। उनकी गति गर्मियों से लगभग 110 किलोमीटर घंटा से लेकर सर्दियों में लगभग 184 किलोमीटर घंटा तक होती है। और आपके ऑप्शन है: ए जेठ धराएं, बी वंबंडर, सी डिरचो, या डी चक्रवात। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, ए जेट धराएं। ठीक है, अगर आपको हम बताएं जेट धाराओं के बारे में, तो ये उच्च ऊंचाई वाले तेज हवाओं की एक पट्टी है, जो ऊपरी क्षोभ मंडल और निचली समताप मंडल में बहती है। ठीक है, इसे याद रखें। हमारा तीसरा प्रश्न है, आजादी के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की। और आपके ऑप्शन है: ए 1952, बी 1951, सी 1953, या डी 1956। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी 1951। 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था भारत में तेज, आधुनिक और आर्थिक विकास करना। ठीक है, इसे भी याद रखें। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र का था? और आपके ऑप्शन है: ए उदय शंकर, बी सोनल मानसिंह, सी पंडित बिरजू महाराज, या डी केलुचरण महापात्रा। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा बी सोनल मानसिंह। ठीक है, अगर हम आपको सोनल मानसिंह के बारे में बताएं, तो ये एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान है, जो 2003 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्रतिस्पर्धी थी। ठीक है, इसको याद रखें। अगर उदय शंकर जी के बारे में बताया जाए, तो उदय शंकर एक प्रभावशाली भारतीय नृत्य और कोरियोग्राफर थे। पंडित बिरजू के बारे में अगर बताया जाए, तो पंडित बिरजू महाराज भारत के एक प्रसिद्ध कथक नृतक और कोरियोग्राफर है। और कलेचरु महापात्रा एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य और गुरु थे। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखें। इन चारों प्रश्नों को आप लिख लें, जिससे कि आपको याद रहे। हमारा पांचवा प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? और आपके ऑप्शन है: ए CaSO4, बी CaCO3, सी CaCO2, डी CaO। और आपका उत्तर हो जाएगा बी CaCO3। ठीक है, इसमें एक कैल्शियम आयन होता है और एक कार्बोनेट आयन होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है: ए विटामिन B2, बी विटामिन B3,
सी विटामिन B1 या डी विटामिन B12? और आपका उत्तर हो जाएगा सी बी विटामिन B1। ठीक है, इसे हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 नियासिन के नाम से जाना जाता है और विटामिन B12 कोबिलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे भी आप साथ के साथ याद रखें जिससे आपके और भी प्रश्न बन सके। हमारा 7वां प्रश्न है, गांधी इरविन संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? और आपके ऑप्शन है ए 1934, बी 1932, सी 1931 या डी 1935? और आपका उत्तर हो जाएगा सी 1931। अगर हम इसकी विशेषताओं को बताएं तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। उस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। गांधी जी की अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम बताएं, आंदोलनों के बारे में बताएं, तो हमारा पहला आंदोलन अगर देखने को मिलता है तो चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह जो 1917 में होता है, असहयोग आंदोलन 1920, नमक मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये गांधी जी के कुछ प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन है, इसे भी याद रखें। हमारा 8वां प्रश्न है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित होता है उसे डैश कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ए राजस्व बजट, बी शून्य बजट, सी दीर्घकालीन बजट या डी पूंजीगत आय व्यय का लेखा? और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ए राजस्व बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतिम अनुच्छेदों को क्रमांक दिया गया है डैश? और आपके ऑप्शन है ए 382, बी 395, सी 345, डी 386? और आपका उत्तर हो जाएगा बी 395। 395 हमारा अंतिम अनुच्छेद है संविधान का, इसे आप याद रखें। अगर अदर पॉइंट्स के बारे में हम बात करें तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ये लागू कब हुआ था? तो ये बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे भी याद रखें। हमारा 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? और आपके ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी पुडुचेरी, सी दमन और दीव या डी चंडीगढ़? और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी पुडुचेरी। अगर हम पुडुचेरी के लिंग अनुपात के बारे में बात करें तो वहां पे 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। अगर पूरे भारत की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, जिसका लिंगानुपात क्या है? 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दमन और दीव है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 618 ही महिलाएं हैं, इसे भी याद रखें। ठीक है, चलिए हमारा 11 प्रश्न है, डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है वेस्टु वरस, बी विशु, सी लोसर या डी लोसुंग? और आपका उत्तर हो जाएगा ए बेस्टु वरस। अगर आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं तो ये गुजराती नव वर्ष और विक्रम संवत 2079 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखें आप। चलिए हमारा 12 प्रश्न है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? और आपके ऑप्शन है ए रासायनिक मिठास, बी शकरकंद, सी सेव या डी गन्ना? और आपका उत्तर हो जाएगा डी गन्ना। ठीक है, हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र नृत्य रूप 16वीं शताब्दी में वैष्णव संवत महापुरुष शकरदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और आपके ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी सत्रिया नृत्य, सी ओडिसी या डी मणिपुरी? और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। ठीक है, यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ठीक है, और सबसे नया है। और भी कौन से 8 नृत्य हैं तो हम आपको बताते हैं। भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, उड़ीसी है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है और आखिरी सत्रिया है। इसे भी आप याद रखें।
और ऐसे ही बने रहें पूरे के पूरे सेशन में। आपको और भी धमाकेदार प्रश्न मिल रहे होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें और इस पूरे के पूरे सेशन से बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर से करें। हमारा 14वां प्रश्न है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी कलकत्ता, सी लखनऊ या डी बुलंदशहर। और आपका उत्तर हो जाएगा जी हाँ, बी कलकत्ता। मोहन बागान एथलेटिक क्लब कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब भारत के एशिया में सबसे पुराना क्लबों में से एक है। हमारा 15वां प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? और आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी कतर, सी स्पेन या डी जर्मनी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी कतर। ठीक है, कतर में ये पहली बार हुआ है। फीफा 2022 में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप इस पहली बार अरब देशों में हुआ है। ठीक है, और विनर कौन था? अर्जेंटीना था और मेसी को गोल्डन बॉल भी मिला है। ठीक है, इसे भी याद रखें। हमारा 16वां प्रश्न है, देश के राष्ट्रपति को पद से हटाने को डैश कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ए महाभियोग, बी सेवाओं की समाप्ति या सी इस्तीफा या डी सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ए महाभियोग। महाभियोग के उल्लेख किसमें की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रक्रिया प्रदान करता है। और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो महाभियोग के लिए राष्ट्रपति पर आरोप पर सदन के 1/4 यानी 25% का हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना भी आवश्यक है। ठीक है, ऐसे ही बने रहे। अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो आपको बधाई हो, क्योंकि आप इस पूरे के पूरे सेशन को लेके आपके एग्जाम में फोड़ रहे होंगे। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? और आपके ऑप्शन क्या है? ए सेल्यूकस निकेटर, बी अमिनटास द्वितीय, सी अमिनटास तृतीय या बी डी फिलिपिन डू। ठीक है, और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार जिसका बुक का नाम क्या था? इंडिका था। अगर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें तो मौर्य समाज की राजधानी थी पाटलिपुत्र। स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इनका शासनकाल अगर बोला जाए तो 321 बीसी से 297 बीसी तक था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा 18वां प्रश्न है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? और आपके ऑप्शन है ए बंजर भूमि, बी धारा प्रदूषण, सी भूमि का विभाजन या डी भूस्खलन। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी भूमि का विभाजन। ठीक है, हमारा 19वां प्रश्न है, गाय के गोबर का उपयोग कृषि में डैश के रूप में किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए जैविक खाद, बी अकार्बनिक उर्वरक, सी रासायनिक उर्वरक या डी स्पष्ट पी उत्पादक। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए जैविक खाद के रूप में होता है। गाय के गोबर में नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषण तत्व होते हैं जो कि पौधों के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे कि आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही खेतों के लिए गाय का गोबर। 20वां प्रश्न है, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु और डी मुंबई। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, सी बेंगलुरु। चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है? और आपका ऑप्शन है ए 4, बी 1, सी 3 और डी 2। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी 3। ठीक है, भाग 3 में समाहित है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको मिलते हैं। पहले मौलिक अधिकार की संख्या थी 7, अब हो गई है 6, क्योंकि 44 संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उस समय संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसको आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एसएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न है। हमारा 22वां प्रश्न है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? और आपके ऑप्शन है ए दशहरा, बी जन्माष्टमी, सी होली और डी दिवाली। इसका उत्तर सभी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
जी हाँ, डी दिवाली। और आपका 23वां प्रश्न है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैसों को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? और आपके ऑप्शन क्या है? ए बस, बी पाइपलाइन, सी केबल या डी वायुमार्ग। और आपका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बी पाइपलाइन। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस पूरे के पूरे सेशन से जुड़े रहने के लिए, जिससे कि आपको आगे भी अपडेट्स मिल सके। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा 24वां प्रश्न है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? और आपके ऑप्शन है, ए स्वेज नहर, बी कील नहर, सी वोलंगा डॉन नहर या डी पनामा नहर। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, डी पनामा नहर। ठीक है। अगर पनामा नहर के बारे में बताएं तो ये 82 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित नहर है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर मिस्र देश में है। कील नहर जर्मनी में 98 किलोमीटर की एक नहर है। कोरित नहर ग्रीस में मानव निर्मित एक नहर है। ठीक है, इस सबको याद रखें। चलिए, हमारा 25वां और आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हमें आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें और इस पूरे के पूरे सेशन से बिल्कुल जुड़े, क्योंकि भैया इससे आपकी नैया बिल्कुल पार हो जाएगी। हमारा 25वां प्रश्न है, कौन सी नृत्यांगना 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली महिला थी? और इसका उत्तर आप दे रहे होंगे। और ऑप्शन ऑप्शन है, ए अनुराधा पांडे, बी सोनल मानसिंह, सी मोहिनी शंकर या डी कमला देवी। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी सोनल मानसिंह। इनको कौन नहीं जानता। सोनल मानसिंह के बारे में अगर हम आपको बताएं तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली में ये गुरु है। अभी गुरु है, पहले तो नहीं थी। शुरुआत कब की थी उन्होंने? तो 1977 में की थी। अवार्ड्स कौन से मिले हैं? तो पद्म भूषण 1992 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 में मिला है और पद्म विभूषण 2003 में मिला है। और सभी कम उम्र में ही इनको मिला है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो मिलेंगे हम लोग कल फिर से एक नए सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम को टारगेट कर रहा होगा और आपके एग्जाम को एक नई राह दिखा रहा होगा। तो इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर बार मैं आपको अचंभा से नहीं मिलने वाला। तो इस पूरे के पूरे सेशन से आपको बहुत लाभ होने वाला है। अगर आप इस पूरे के पूरे सेशन से जुड़े रहें तो आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। उसके लिए मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए।